नमस्कार, मैं हूं लाइफ फाउंडेशन के लिए अभिषेक राज। आज मैं उपस्थित हूं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के प्रमुख शिक्षाविद, काउंसिलर, पत्रकार और दमदार प्रत्याशी श्री कृष्ण नंदन त्रिवेदी के समक्ष। श्री त्रिवेदी ने तिरहुत शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक मतदाताओं के साथ अपने सघन अभियान में महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। तिरहुत के शिक्षा के जगह जगह यह कहते पाए जा रहे हैं कि कृष्ण नंदन त्रिवेदी वाकई एक दमदार प्रत्याशी है। श्री त्रिवेदी की प्रखरता, मुखरता, वाक्पटुता एवं स्पष्टवादिता ने अन्य प्रत्याशियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। यह कहना कि 2026 के चुनाव में बदलाव की लहर चल रही है अनुचित नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं श्री त्रिवेदी से और जानते हैं उनके संकल्पों एवं योजनाएं के संदर्भ में। सर, तो सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, मेरा पहला आपसे सवाल है कि आपने अपने संकल्प में कक्षा 1 से 12वीं तक के बिहार सरकार के शिक्षकों के लिए नियमित मानक वेतनमान की बात की है। तो यह आप कैसे करा पाएंगे और यदि यह शिक्षकों को मिल जाता है तो इससे उन्हें क्या लाभ होगा, बताइए सर। अभिषेक जी 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 सबसे शिक्षकों की बड़ी समस्या है जी। वेतनमान की। बिल्कुल क्योंकि अभी जो बिहार सरकार के शिक्षक हैं कक्षा 1 से 12वीं तक जी मृत संवर्ग को छोड़कर यानी डाइंग कैटेगरी को छोड़कर, डाइंग कैटेगरी ऐसे शिक्षक हैं जो पुराने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वेतनमान में हुई थी। उनको डाइंग कैटेगरी यानी मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया है। ऐसे शिक्षकों को छोड़कर कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षक एक फिक्स्ड पे स्केल पर काम कर रहे हैं। जैसे सरकार ने तय कर लिया कि मिडिल स्कूल के टीचर को इतना मिलेगा, हाई स्कूल के टीचर को इतना मिलेगा, +2 के टीचर को इतना मिलेगा, हेड मास्टर को इतना मिलेगा, हेड टीचर को इतना मिलेगा और उसी के आधार पर उनका एक वेतन तय कर दिया गया। चाहे वो नियोजित से विशिष्ट बने हुए शिक्षक हों या बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक हों। ये नियमित वेतनमान यानी मानक वेतनमान पर ये काम नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत है इनके साथ ईमानदारी बरते जाने की। चूँकि जो पुराने शिक्षक जिनको मृत संवर्ग में लाया गया है वे भी बिहार के शिक्षक थे, उनको भी वेतनमान मिल रहा था। उनका जीवन स्तर ये बहुत ही स्तरीय था और बहुत ही चैन से वे अपने परिवार को रखकर शिक्षण कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। शिक्षण कार्य का अंजाम वो बहुत अच्छे तरीके से दे रहे थे। अभी सच्चाई ये है कि जो सरकार द्वारा शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है उस वेतन में कोई शिक्षक अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर सकता। उसकी शिक्षा दीक्षा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक से वह नहीं दिला सकता। यदि वह शिक्षा दीक्षा दिलाने की बात करेगा तो खान पान की समस्या हो जाएगी, कपड़े आदि की समस्या हो जाएगी। सारी चीज़ें एक न्यूनतम पे स्केल यानी पे में काम करने के बाद, फिक्स वेतन में काम करने के बाद शिक्षकों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हम शिक्षकों को वेतन कम से कम देंगे और काम कोल्हू के बैल की तरह लेंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को वेतनमान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके, वे ईमानदारी से पठन पाठन के कार्य कर सके। इसके लिए स्तरीय वेतनमान, चाहे वो पे स्केल के रूप में हो, ग्रेड पे के रूप में हो या पे लेवल के रूप में हो, यह पे स्टैंडर्ड पे मैट्रिक्स पर निर्धारित होता है। जब पे कमीशन अपना रिपोर्ट देती है उसमें यह तय होता है कि इस पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों को पे स्केल दिया जा रहा है या ग्रेड पे दिया जा रहा है या पे लेवल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार के शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार ने पुराने नियम को तोड़कर नए नियम बनाए हैं। जिस सरकार को नियम तोड़ने का अधिकार है वह सरकार
नियम फिर से तोड़कर नया नियम बना बनाने का भी सकती अधिकार है। इसलिए सरकारी शिक्षकों को वेतनमान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार होऊंगा, क्या बात। क्योंकि मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता ही शिक्षकों को वेतनमान दिलानी है। क्या बात है। तो सर MACP क्या है, यह किसको मिलता है, इससे शिक्षकों को क्या लाभ होगा सर, बताइए आप। अभिषेक जी, जी। MACP इसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। अच्छा। ये पहले भी था, इसका स्वरूप अलग था। ACP के रूप में यह कार्य करता था, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। पहले शिक्षकों को 2 वेतन प्रोन्नति का लाभ मिलता था, वरीय वेतनमान और चयनित वेतनमान, जिसको हम सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल कहते थे। लेकिन अन्य विभागों में यह 10-10 साल पर मिलता था, उनको 3 वेतन प्रोन्नति का लाभ मिलता था। 2009 में यह तय हुआ कि शिक्षकों को भी 3 प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, जिसको MACP कहा गया, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। अच्छा। यह केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों जो नियमित वेतनमान में काम करते हैं, चाहे वो पे स्केल में हो, पे लेवल में हो या ग्रेड पे में हो, उन्हीं को मिल सकता है। यदि यह मिल जाता है तो उनको समय समय पर बढ़ने वाले भत्तों में लाभ होता है। समय समय पर जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, जिसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, उसमें ठीक ठाक लाभ हो जाता है। वह महंगाई के अनुसार उनके वेतन बढ़ते चले जाते हैं, तो कर्मचारियों को के जीवन स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अस्थाई शिक्षकों को यह मिलता है। और बिहार में भी जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, यदि उनको वेतनमान मिल जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें MACP का लाभ मिल सकता है। अच्छा। और मेरी पहली प्राथमिकता ही है वेतनमान दिलाना, और वेतनमान दिलाने के साथ ही MACP का लाभ उन्हें प्रदान करवाना। क्या बात है सर। आपने अपनी 20 सूत्री संकल्प में शिक्षकों के लिए समान पदनाम के सृजन की बात की है, बताइए सर। अभिषेक जी, जी। अभी एक ही श्रेणी में कई तरह के शिक्षक बिहार सरकार में आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, वो अब तो है। जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो नियोजित मिलेंगे, विशिष्ट मिलेंगे। माध्यमिक में आपको नियोजित मिलेंगे, विशिष्ट मिलेंगे, BPSC चयनित मिलेंगे। और इसके कारण आपस में विद्यालयों में शिक्षकों के बीच विद्वेष देखने को आपको बात तो सही मिलेगा, है, बिल्कुल। आपसी टकराहट देखने को मिलेगी। क्योंकि जो कैटेगरी श्रेणी 3 ही है, चाहे वो प्राथमिक, मध्य हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, लेकिन एक ही प्राथमिक में कई कैटेगरी हो गए, माध्यमिक में कई कैटेगरी हो गए, उच्च माध्यमिक में कई कैटेगरी हो गए। ये आपस में टकराते रहते हैं। अच्छा। ग्रुप इनके बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि इनके ग्रुप को ख़त्म कर देना। अच्छा। इनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आना। अच्छा। और जो पहले जो इनके पद बने हुए हैं, पदनाम हैं, उन पदनाम को यदि हम एक पदनाम दे देते हैं, एक ही पोस्ट, प्राथमिक शिक्षक ना नियोजित है, ना विशिष्ट है, ना BPSC है, माध्यमिक शिक्षक ना विशिष्ट है, ना नियोजित है, ना BPSC है, तब क्या होगा कि आपस के जो विद्वेष हैं, जो आपस की ग्रुपिंग है, वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, शिक्षक अपनी किसी समस्या के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आसानी से आ सकते हैं। अच्छा। और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध कर सकते हैं और अपने हित और विकास के लिए लड़ सकते हैं। अच्छा, क्या बात है सर। तो कक्षा 1 से 12वीं तक के UHS और UMV के UM माने एक प्रचार पद के नियम की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ,
जी। अभिषेक जी, एक और दूसरी समस्या है विद्यालयों में, अभी बिहार के विद्यालयों में। एक तो जो पहले से राजकीय रहे हैं, राजकीय ऐसे जो पहले कभी सचिव स्तर पर चलते थे और 1978 में सरकार ने उन ऐसे सभी विद्यालयों को टेक ओवर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया और उनको राजकीय का दर्जा मिला। जो पुराने विद्यालय हैं, पुराने उच्च विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वो राजकीय हैं। उसके अतिरिक्त वहाँ कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है या 9वीं 10वीं की पढ़ाई होती है। लेकिन सरकार ने अपनी नीति के तहत कि प्रत्येक पंचायत में मुझे एक उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय देना है। अच्छा। इसके तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर, यानी उसके स्तर को बढ़ाकर उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कर दिया, जिसको जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक बने उसको यूएचएस कहा गया और जो मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक बने उनको यूएम भी कहा गया। यूएम भी यानी जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय को जो +2 किया गया उनको यूएम भी कहा गया। अब यहाँ 2 पद का सृजन किया गया है हेड मास्टर के रूप में। एक प्राइमरी क्लास 1 to 8 तक के लिए एक हेड टीचर होगा और 9 से 12 तक के हेड मास्टर होंगे। ये 2 पद होंगे एक ही परिसर में। परिसर तो है नहीं, क्योंकि प्राथमिक को अपग्रेड करके उच्च माध्यमिक किया गया है या मध्य को अपग्रेड करके उच्च माध्यमिक किया गया है। 2-4 कमरे का विद्यालय है, उसमें 2-2 हेड मास्टर और हेड टीचर काम कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रुपिंग हो रही है। शिक्षक आपस में भिड़ते हैं। नियंत्रण किसी एक का पूरे विद्यालय में नहीं है। यदि किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो वहाँ अनुशासन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सही है, नहीं तो ऐसे अलग-अलग दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग अभी जो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण टकराहट हो रही है। ये टकराहट यदि बंद करनी है तो एक प्राचार्य की नीति लानी होगी। प्राथमिक और मध्य को संचालित करने के लिए एक वाइस प्रिंसिपल का पद दिया जा सकता है, जूनियर प्रिंसिपल का पद दिया जा सकता है, या एक उसका प्रभारी प्राचार्य के द्वारा एक प्रभारी शिक्षक बनाया जा सकता है, जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के स्तर के शिक्षकों और छात्रों को नियंत्रित कर सके, जैसे केंद्रीय विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। वहाँ केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 to 12 की पढ़ाई होती है, तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो कक्षाएं हैं उसके लिए हेड मास्टर का कंसेप्ट है। वो पूरी तरह से उसके एकेडमिक की खबर रखता है, एकेडमिक को नियंत्रित करता है, और जो प्रिंसिपल होते हैं वो 6 से लेकर 12 तक के लिए होते हैं, जो उसके एकेडमिक और अन्य चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं। और संपूर्ण रूप से प्रिंसिपल नियंत्रक होता है, जो क्लास 1 से लेकर जो हेडमास्टर है, जो नीचे के छात्र हैं, शिक्षक हैं, और ऊपर के छात्र और शिक्षक सभी प्राचार्य के नियंत्रणाधीन होते हैं, जिसके कारण वहाँ अनुशासन आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। ये चीज़ें बिहार सरकार में भी की जा सकती है। और रह गई बात हेड मास्टर, हेड टीचर, यह शब्द अब अपमानजनक हो गया है। आप देखते हैं बैंड बजाने वाले को बैंड मास्टर, जी बिल्कुल, टेलर जो सिलाई करने वाला है उसको टेलर मास्टर, और जो शिक्षा देने वाला है वो भी मास्टर। तो इसको अलग करने की आवश्यकता है। संस्थानों में प्राचार्य, उपाचार्य, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, व्याख्याता, कनिष्ठ व्याख्याता आदि के पद पहले से सृजित हैं, तो क्यों नहीं बिहार में यह पद फिर से सृजित किया जाए, नया किया जाए। चूँकि जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनमें बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों या महाविद्यालयों एवं मदरसों के लिए आपकी योजना क्या है सर?
ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। जी सर। आज की तिथि में जितने भी अनुदानित विद्यालय महाविद्यालय हैं, जी सबसे पहली बात तो है कि सरकार को इन पर दया नहीं आती। बिल्कुल। कई ऐसे संस्थान हैं जहां 16 के बाद शिक्षकों को, प्राचार्य को, सचिव को कोई अनुदान विद्यालय और महाविद्यालय के लिए नहीं मिले। 16 यानी 10 साल हो गए। अच्छा। कई जगहों पर 19 के बाद अनुदान नहीं दिए गए हैं। शिक्षक आते हैं इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में कभी अनुदान मिलेगा और तब तक हम कर्ज से, इधर उधर से, अगर उनको समय पर अनुदान दिए जाएं, समय पर वेतन दिए जाएं, तो निश्चित रूप से वो केवल और केवल अध्ययन अध्यापन में अपने को संलग्न रखेंगे और उनकी संलिप्तता अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त नहीं देखने को मिलेगी और वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि जितने भी अनुदानित विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, चाहे वो संस्कृत के अनुदानित विद्यालय महाविद्यालय हों या सामान्य अनुदानित विद्यालय महाविद्यालय हों या मदरसा के विद्यालय महाविद्यालय हों, उनका संरचना के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर यथाशीघ्र यदि अगर संरचना अच्छी है तो उसको अधिग्रहित कर लिया जाना चाहिए। सरकार को उसका टेक ओवर कर लेना चाहिए और उसे पूर्णतः सरकारी कर देना चाहिए ताकि शिक्षक ईमानदारी से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया कर सके, बेहतर शिक्षण कार्य के द्वारा बेहतर परिणाम प्रदर्शित कर सके और उनके परिवार का भी जीवन स्तर सुधर सके। क्या बात सर, आपने अपने संकल्प में भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूचित में लाने की हिमायत की है। इससे बिहार के शिक्षकों को सीधे सीधे क्या लाभ होगा सर, बताइए। सीधे सीधे तो यह लाभ होगा कि बिहार में जो बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है वो दूर हो जाएगी। एक नई भाषा भोजपुरी का अध्ययन अध्यापन जब शुरू होता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन नियुक्ति कैसे होगी? जब तक भोजपुरी 8वीं अनुसूची का विषय नहीं होगा तो यह विद्यालयों महाविद्यालयों का विषय नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे अभी मैथिली को 8वीं अनुसूची में लाया गया है, यदि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में लाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं अभी तक हैं। यदि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाई जाती है तो यह 23वीं भाषा हो जाएगी, जिसका शिक्षण और अध्ययन अध्यापन कार्य विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किया जा सकता है। इसके तहत बहाली प्रक्रिया हो सकती है। रोजगार पर इसका बेहतर असर होगा। छात्रों को जो आधुनिक भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में रुचि रखते हैं, उनको भोजपुरी के अध्ययन का अवसर मिलेगा और जो हमारी संस्कृति की भाषा है वो सुरक्षित रहेगी और उस भाषा में जितने भी लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक संस्कृति के विषय के चीज़ें हैं, वो सब सुरक्षित रह सकती है। इसलिए मैं भोजपुरी की हिमायत कर रहा हूँ, क्योंकि भोजपुरी देश की क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह देश में ही नहीं, देश के बाहर मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, नेपाल हो गया, जैसे कई देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन अभी तक यह 8वीं अनुसूची में नहीं है। यदि अगर यह 8वीं अनुसूची का विषय हो जाता है तो इसके ग्रामर पर वर्क होंगे, इसके उपन्यास पर वर्क होंगे, इसके साहित्य पर वर्क होंगे और स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का यह विषय हो जाएगा और इससे लोगों को रोजगार मिलेंगे और छात्रों को अधिक से अधिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। सर, तो आखिरी और लास्ट आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि शिक्षकों एवं शिक्षा की बेहतरी के लिए आपकी अन्य योजनाएं क्या है सर, बताइए। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उच्च शिक्षा के लिए हमारे पास कोई बहुत स्पष्ट नीति नहीं बनी हुई है। अच्छा। बिहार में 38 ज़िले हैं। कम से कम 38 ज़िलों में
एक जिला एक एक विद्यालय महाविद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां निश्चित रूप से स्नातकोत्तर के सभी विषयों की पढ़ाई हो। इस पर मैं कार्य करूंगा। संस्कृत जो हमारी शास्त्रीय भाषा है, जिसमें वेद हैं, पुराण हैं, साहित्य हैं, उपनिषद हैं और आरण्यक हैं, संस्कृत की बहुत सारी चीज़ें, वैदिक संस्कृत हैं, वैदिक मैथमेटिक्स हैं जो संस्कृत में हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक आदर्श संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना कराई जाए, जिससे केवल भाषा सुरक्षित नहीं होगी, शास्त्रीय भाषा ही सुरक्षित नहीं रहेगी, इससे ये लोगों को रोजगार भी मिलेगा और छात्रों को शास्त्रीय भाषा के प्रति रुचि जगेगी। अपने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा। अधिक से अधिक छात्र संस्कृत को पढ़ेंगे तो संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, अधिक से अधिक छात्र संस्कृत पढ़ेंगे तो शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। एक ये, और दूसरी चीज़ जो विश्वविद्यालय के समीप या जो पहले के संरचना युक्त, अच्छी संरचना युक्त महाविद्यालय हैं, वहाँ भी सभी स्नातकोत्तर के सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होती। वहाँ भी स्नातकोत्तर के सभी विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, यदि अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। वहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि चलिए इसके प्राचार्य हमारे परिचय के हैं तो वहाँ उसकी अनुमति देते हैं, इस महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे पहचान के नहीं है इसलिए उनको स्नातकोत्तर विषयों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने एनईपी का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, केंद्र सरकार ने एनईपी 2020 में लाया और केंद्रीय विद्यालयों में तो यह पूर्णतः प्रभावित है 2020 से ही, लेकिन बिहार सरकार में ये 2023 में प्रभाव में आया है। महाविद्यालयों में एनईपी शुरू कर दी गई है, लेकिन एनईपी के तहत जो वैल्यू एडेड कोर्स कराए जाने हैं, स्किल्ड बेस्ड कोर्स कराए जाने हैं, इसके लिए अलग से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। इसमें जो रेगुलर कोर्स के शिक्षक हैं, जो माइनर कोर्स के शिक्षक हैं, जो कॉलेज में पहले से विषय हैं, वही शिक्षक इसमें भी इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। एक तो छात्र शिक्षकों का अनुपात प्रॉपर नहीं है और प्रॉपर नहीं होने के कारण कक्षाएं खाली जाती हैं। उसमें एनईपी के जो प्रोग्राम है इसको चलाने के लिए उन शिक्षकों को जिम्मेवार बना दिया गया है, तो वो शिक्षक ना यहाँ पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर पा रहे हैं, ना एनईपी के जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है उसमें कर पा रहे हैं। इसलिए यह अधिकार या तो एनईपी के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए प्राचार्य को अधिकृत कर दिया जाए कि आप सीधे सीधे जो भी कोर्स आप शुरू कर रहे हैं उस कोर्स के लिए आवश्यक अनुदेशक, प्रशिक्षक या अस्थायी व्याख्याता यदि नियुक्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोकल एक कमेटी होती है और प्राचार्य कमेटी बनाकर उसका संपादन कर लेता है, निष्पादन कर लेता है। यह कार्य महाविद्यालयों में भी प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी की अनुमति आवश्यक न हो और सुगमता से कार्य हो, इसके लिए प्राचार्यों को अधिकृत कर दिया जाए ताकि जो शिक्षक हैं, जो नियमित कक्षाओं विषयों के शिक्षक हैं, वो नियमित विषय पढ़ाएं और जो स्किल बेस्ड और वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स हैं उसके लिए वैसे शिक्षकों, अनुदेशकों और प्रशिक्षकों की बहाली प्राचार्य करके उन विषयों का अध्ययन अध्यापन शुरू कराया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए जो बहुत शिक्षकों की मांगे होती हैं, जब हम चुनाव अभियान में शिक्षकों से मिलते हैं तो उसमें शिक्षक
हाफ डे लीव की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल लीव की, ये भी उनको मिलना चाहिए। सर्विस कंटिन्यूएशन की समस्या है, ये भी होना चाहिए। डीए एरियर की बात है, ये भी समय पर मिलना चाहिए। उसके साथ कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करने की आवश्यकता है, लेकिन चूँकि शिक्षकों की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है और मुद्दा है, मेरी समझ से वह है वेतनमान और वेतनमान, अस्थायी वेतनमान, नियमित वेतनमान, मानक वेतनमान। यदि अगर यह मिल जाता है तो शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ भी मिलेगा। शिक्षक इसको पाकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। शिक्षक यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य ज़्यादा सुचारू रूप से चला पाएंगे। और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ एक और ध्यान देने योग्य है कि शिक्षकों को आज की तिथि में स्पेशली क्लास 1 to 12 जिनके उपयोग अलग अलग जगहों पर बार बार किए जाते हैं, चाहे वो बैल गिनना हो, गाय गिनना हो, मकान गिनना हो, आदमी गिनना हो, या कुछ भी कराना हो, चुनाव कराना हो, शिक्षक तो है ना। हाँ, शिक्षक तो है ना। इसी पॉलिसी पर शिक्षकों को कोल्हू के बैल की तरह जोत दिया जा रहा है। शिक्षकों को इससे राहत दिलाना भी हमारी प्राथमिकता है कि आप अनुपातिक दृष्टि से सभी विषयों से कर्मचारियों को ले। चुनाव है तो हर विभाग का अनुपात तय होना चाहिए। जनगणना है तो हर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का एक अनुपात तय होना चाहिए, चाहे वो बैंकिंग हो, ब्लॉक हो, स्वास्थ्य हो, ताकि शिक्षण का कार्य बाधित ना हो, प्रभावित नहीं हो, अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रभावित नहीं हो। अभी अभिषेक जी, मैं चुनाव अभियान के क्रम में अनेकों विद्यालयों में गया, पता चला कि शिक्षक जनगणना करा रहे हैं। अच्छा। बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, क्योंकि उनको नियुक्त कर दिया गया है, उनको प्रतिनियुक्त किया हुआ है। किसके लिए? जनगणना, घर गिनने के लिए। अब लोगों को गिनेंगे, गाय बैल गिनेंगे, गाड़ी घोड़ा गिनेंगे, तो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? चुनाव कराएंगे, लेकिन बच्चे आकर वहाँ एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। हेडमास्टर एक हैं जो यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं और अपने नौकरी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इन चीज़ों से भी बचाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर मेरी जो भविष्य की योजनाएं हैं, यदि मैं जीतता हूँ, उसका एक ही निष्कर्ष होगा, रिजल्ट मैं देना चाहूँगा कि शिक्षकों को खोया सम्मान दूँ, वेतनमान दूँ। और वेतनमान यदि शिक्षकों को मिल जाता है तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो प्रशासन के स्तर पर सोल्व हो सकती हैं, वो चाहे जिला प्रशासन के स्तर पर हो या राज्य के प्रशासन के स्तर पर हो। लेकिन यह वेतनमान का मुद्दा है, यह फंड की बात आएगी इसमें। तो इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को केंद्र के सामने भी अपनी बातें रखनी हो सकती है। लेकिन यदि इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से उनको वेतनमान देना होगा, और इसके लिए मैं अपनी सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हूँ। हर हाल में मैं शिक्षकों को उनके खोए सम्मान को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ। क्या बात।